नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, लंदन के अंदर बराक ओबामा, जॉर्ज सोरोस, ये दोनों एक ही टाइम पर वहां पहुंचे हुए थे और भारत विरोधी जो लोग हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? क्या आपको इस खबर के बारे में कुछ पता भी है? और हमारा जो ये बिका हुआ मीडिया है, वो बात ही नहीं करता। वो चुप्पी साध के बैठा हुआ है। एक ही बात, अंसारी मर गया, गवर्नमेंट ने मार दिया। केजरीवाल अंदर है, गवर्नमेंट ने कर दिया। इन्हें सिर्फ यही चीज़ें अच्छी लगती हैं या ये बात करेंगे, "ओ भई, राजदीप सरदेसाई की वाइफ के ब्लाउज़ कैसे होते हैं? डिज़ाइनर ब्लाउज़ ब्लाउज़ डालती है।" ऐसी तो ये न्यूज़ क्रिएट करते हैं। और भारत के खिलाफ जो ये सारे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि 24 के इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें मोदी जी की जीत को कैसे रोका जाए और टू थर्ड मेजॉरिटी तो बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहते ये लोग। हम बार-बार सुनते हैं डीप स्टेट के बारे में, ज़िक्र भी होता है और ये जो लोग हैं, बराक ओबामा हो, सोरोस हो, ये सारे इसी डीप स्टेट के हिस्से हैं और ये सब लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भारत में ये अपने एजेंट्स और दलालों के माध्यम से मोदी सरकार को उखाड़ फेंके और यहाँ पर तरक्की ना हो सके। हर दिन एक नया बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, खड़ा करते भी हैं। आखिर ये डीप स्टेट होता क्या है? क्यों पूरी दुनिया में इन्होंने उथल-पुथल ये करते रहते हैं और की भी हुई है। डीप स्टेट उन कुछ लोगों का एक गैंग है, जो पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा संपत्ति और दौलत के ये लोग मालिक हैं। एक-एक मेंबर की दौलत दुनिया के कई देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, उसको ये कंट्रोल करके रखते हैं अपनी जेब में। डीप स्टेट के ज़रिए ही जो ये धनवान लोग हैं, ये पूरी दुनिया का व्यापार अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हज़ारों लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपने डीपली नोट किया हो, इस डीप स्टेट ने क्या कुछ किया है। इराक हो, यमन हो, सीरिया हो, लीबिया हो, इन सबको तबाह करके रख दिया। अब आप सोच के देखिए कि ये जो सरकार है, ये होता क्या है? ये मन-माफ़िक जो सरकार जो इनकी नहीं होती है, उसे ये तख्ता-पलट करवा देते हैं और साजिशें रचते रहते हैं। हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, पाकिस्तान में देखा, भारत में भी अब ये वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी डीप स्टेट के जो कैपिटलिस्ट अमेरिका है, यूरोप में सरकारें चलती हैं इन डीप स्टेट के फॉलोअर्स की। जो इनकी बात मानता है, उसी की सरकार आती है। बाइडेन भी उसी का नतीजा था और यही लोग जो अफ्रीका के देश हैं, उसमें उथल-पुथल करके रखते हैं, हमेशा ही। और यही डीप स्टेट अमेरिकी सरकार की मदद से पाकिस्तान में सरकारें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। और यही डीप स्टेट है जो भारत में भी अपने पाले हुए गुलामों के ज़रिए उथल-पुथल कर रहे हैं आज की डेट में। कंजरवाल उसी की कड़ी का एक हिस्सा है। हमारे जो पत्तलकार हैं, उनका तो आपको क्या बताऊँ, आप सब जानते ही हैं उन्हें। और ये हमारा पप्पू, ये भी उसी डीप स्टेट के हाथों बिका हुआ ये आदमी है। आपको कांग्रेस के 10 साल तो याद ही होंगे, जब मनमोहन सिंह की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी, पोल डांसर के सामने, बल्कि पोल डांसिंग से उसने करियर शुरू किया था और पूरे कांग्रेसियों को पोल के ऊपर डांस कराने पे उस लेडी ने लगा दिया। डीप स्टेट की वो इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी है, भारत के ऊपर बैठी है। ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि भारत की जनता उनके लिए गुलामी करे, उनके सम्मान को खरीदती रहे और डीप स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो किसी भी तरीके से भारतीयों का अपना आर्थिक गुलाम बनाकर रखती है, बनकर बनाकर रखना चाहती भी है। अब डीप स्टेट में सबसे बड़ा गैंग है अमेरिका की हथियार की लॉबी। वो वहां की सरकार को अपनी कठपुतली बनाकर रखती है। अमेरिका के अंदर हजारों लोग हर साल अंधाधुंध जो गोलियां हैं, उसके शिकार होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, स्कूलों में गोली चल गई, वहां पर कॉलेज के अंदर
गोली चल गई, बच्चों की हत्या कर दी गई। उसके बाद आपने सुना होगा कि सरकार बोलती है कि लाइसेंस जो है वो नहीं देने चाहिए हथियारों के ऊपर। लेकिन होता क्या है, यही हथियार लॉबी इतना दबाव डालती है कि उसके ऊपर से उसके बाद सारे गवर्नमेंट के लोग चुप्पी साध लेते हैं। और भाई जिनके बच्चे मारे गए, उनका क्या कसूर था? लेकिन सरकार है, पैसा मिलता है, चुप हो जाते हैं। और ये लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है और यही हथियार लॉबी दशकों से पूरी दुनिया में युद्ध भी करवा रही है। वियतनाम में युद्ध खत्म हुआ तो अफ्रीकन देशों में शुरू हो गया। इराक में खत्म हुआ, सीरिया में शुरू हो गया। यमन में शुरू किया, उसके बाद फिर लीबिया में जो गद्दाफी था उसे खत्म कर दिया गया। अफ़गानिस्तान में खत्म हुआ, यूक्रेन में शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध का अंत अभी हुआ नहीं है कि इन्होंने इज़राइल और हमास का स्यापा शुरू करवा दिया। आप देखिए, कभी भी जो है जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन का युद्ध का अंत तभी होगा जब जो हथियार लॉबी है, उसको कोई नया युद्ध, एक क्षेत्र उसको मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि चाइना और भारत का युद्ध हो जाए या चाइना का ताइवान के साथ युद्ध हो जाए। इसीलिए बार-बार वो भड़का रहे हैं चाइना को और ताइवान को डराकर अपने हथियार बेचते जा रहे हैं। अब ये हथियार लॉबी नहीं चाहती कि कोई और देश दुनिया के हथियार के जो बाज़ार है, उसके अंदर एंट्री ले ले। रूस एक बहुत बड़ा हथियार बनाने का एक कंट्री था, एक्सपोर्ट भी करता था, लेकिन इस समय उसकी ऐसी हालत इस डीप स्टेट ने कर दी है कि उसको चीन से अपने जो हथियार हैं, वो खरीदने पड़ रहे हैं। अब यूएसए के जो हथियार लॉबी है, उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भारत उनके अलावा किसी और देश से हथियारों को इम्पोर्ट करे या एक्सपोर्ट भी करे। लेकिन मोदी जी हैं, ये भी एक ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि इन सारी डीप स्टेट के बावजूद इन्हें भी मालूम है कि मुझे घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा, उसके बाद भी इनके दबाव में नहीं आते। क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं रूस से, फ्रांस से, यूएसए से नहीं करते और बहुत बड़े पैमाने पर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आज की डेट में। हर दिन नए-नए रॉकेट, मिसाइल, टैंक, हेवी गन्स इनका हर रोज़ जो कि आप देखा होगा टेस्टिंग चल रही है। और भाई तेजस 4.5 वो भी हमने निकाल दिया। हथियारों का जो एक्सपोर्ट है, वो बनता जा रहा है। हमारा जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं, आज पूरी दुनिया में लोग उन्हें परचेज़ करना चाहते हैं और अगले 5 साल में जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी पूरी योजना हमने बना ली है, पूरी हो चुकी है, टेस्टिंग हो चुकी है, अब मास प्रोडक्शन का टाइम है। ऐसे हालात में जो डीप स्टेट है, उसका बौखलाना तो स्वाभाविक है। वो अपने एनजीओज़ के थ्रू क्या करते हैं, हवाला के थ्रू वो करोड़ों, अरबों रुपए भारत में भेजते रहे हैं और आज भी भेज रहे हैं। हमने बहुत ऐसी एनजीओज़ हैं जो बंद कर दी, लेकिन हमारे भी देशद्रोही जो भारतीय हैं, उनको भी क्या कहना? उनको सिर्फ़ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और वो भर-भर के पैसा इनको मिल भी रहा है। और भई हर दिन किसी ना किसी बहाने सड़कें जाम कर देते हैं। रेल रोक देते हैं। क्यों? ताकि देश में हर रोज़ करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहे और ये करवाता कौन है? ये सारे आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा इन लोगों को फ्री में मिलता है इन एनजीओज़ के थ्रू और फंडिंग कौन करता है? डीप स्टेट। और डीप स्टेट को प्रॉब्लम क्या है? डीप स्टेट को प्रॉब्लम है भारत की तरक्की, भारत का आत्मनिर्भर, भारत का ना झुकना इस डीप स्टेट के सामने। और मोदी जी हैं, उन्होंने भी ऐसा एक रूपरेखा बनाई हुई है कि झुकूँगा नहीं और झुकने नहीं दूँगा भारत माँ को। और ये हमारा पप्पू, ये यूके में, यूएसए में, इसी डीप स्टेट के जो क्रिएट किए गए प्रोग्राम होते हैं, उसमें जाके बोलता है, "मोदी को हटा दो, मेरे से जो चाहिए आपको, मैं करने को तैयार हूँ।" ये बहुत ज़्यादा उछल-उछल के काम कर रहे हैं भारत के लिए। मैं वही करूँगा जो आप मेरे से करवाना चाहते हो। इसलिए पप्पू हो, केजरीवाल हो, ये इस डीप स्टेट के फेवरेट लोग हैं। और भाई ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, रॉकफेलर है, फोर्ड फाउंडेशन है, बिल गेट फाउंडेशन है। इन्होंने सैकड़ों की तादाद में भारत के अंदर एनजीओज़ को खुलवा के रखा हुआ है।
अब आप सोच के देखिए कि भारत के भीतर शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसका एक या बहुत ज़्यादा एनजीओज़ ना हो। शायद ही कोई ब्यूरोक्रेट होगा जिसके परिवार के पास एनजीओ ना हो और शायद ही कोई ये पत्तलकार कोई ऐसा होगा जिसके पास एनजीओ ना हो। केजरी ने 2000 सन में ही एनजीओ शुरू कर दिया था जब वो सरकारी नौकर था। इन सभी को भर-भर कर जो विदेश से पैसा आता रहा है और ज़ाहिर है ये जो सारा पैसा देगा कौन? जो अपना काम इन लोगों से करवाना चाहते हैं। और भाई खालिस्तान मूवमेंट में पैसा कहाँ से आया? इसी डीप स्टेट से। केजरीवाल को किसने पैसे दिए? कि केजरीवाल को भी इसी डीप स्टेट वालों ने पैसे दिए। अब तो पन्नू ने बोल दिया भैया हमारे से पैसे लेके गया था कि खालिस्तानी जो सारे के सारे अंदर बैठे हैं उग्रवादी, इन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा पंजाब में से। तो ये अपने आप को बोलता था मैं तो स्वीट टेररिस्ट हूँ। दिख गया आपको? डीप स्टेट का टेररिस्ट कैसा होता है? और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एनजीओ बुरे हैं। बहुत एनजीओ है जो गरीबों के लिए काम करते हैं, देश की भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ एनजीओज़ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत विरोधी जो काम है, उसी में जुटे हुए हैं। किसान का जो ये पूरा आंदोलन था, इसी एजेंडे में एक छोटी-सी कड़ी थी। भारत विकास करेगा, जितना करेगा उतना ही डीप स्टेट ये जो व्यापार है, उसके ऊपर नुकसान होगा और यही इनके पेट पे दर्द दिलाता है। इन्हीं एनजीओज़ के ज़रिए डीप स्टेट ने भारत में सिंचाई के लिए डैम बनाने में रोड़ा अटकाया। जब भी कोई डैम बनता है, कोई भी हम टनल बनाते हैं, कोई भी रोड बनाते हैं, ये खड़े हो जाते हैं। सोनम जो है, वो भी इसी कड़ी का एक पार्ट है। पर्यावरण के नाम पर क्या करता है कि जो सीमा है हमारी चाइना के साथ, उसके ऊपर सड़कें ना बनाई जाएँ और वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डीप स्टेट के बिठाए हुए लोग क्या करते हैं इमीडिएटली रोक लगा देते हैं उन सड़कों के ऊपर। अगर आपको इतना ही पर्यावरण से प्यार था, तो चाइना ने जब डैम बनाए, आप नहीं बोले। चाइना ने जब सड़कें बनाई, टनल बनाए, तब कुछ भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा। जब भारत करता है, तो ही प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि ये चाहते हैं कि चाइना जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वो मसल्स को फ्लेक्स करेगा, हमें तंग करेगा और एक ना एक दिन हमारे साथ युद्ध करेगा। युद्ध करेगा तो हथियार किसके बिकेंगे? तब फँसे हुए भारत होगा और भारत किसी भी कीमत पर इन्हीं लॉबियिस्ट लोग से, इन्हीं डीप स्टेट से अपने हथियार खरीदेगा, अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों ये है इन सब का एजेंडा। इसीलिए बाराक ओबामा और ये सोरोस, ये सारे बैठे थे लंदन में, मीटिंग्स कर रहे थे देशद्रोहियों से, वहाँ के एमपी से। और ये जो सारे डीप स्टेट के लोग हैं भारत में, ये अनशन कर रहे हैं झूठा-मूठा। वैसे तो अभी भाग गए हैं क्योंकि पैसे मिलने बंद हो गए थे डीप स्टेट से। और रीज़न क्या था? मोदी जी ने हवा ही नहीं दी, पूछा ही नहीं, मरता है मरने दो, ये सोनम वांगचुक को। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये किसके कहने पर बैठा है। ओ भाई 75 साल तो तुम बोले नहीं, यूटी माँगते रहे। अब जब यूटी मिल गया, अब इनको स्टेट चाहिए। स्टेट क्यों चाहिए? पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और इन्हें मालूम है वो होगा नहीं और चाइना भी चाहता है कि कोई ना कोई स्यापा लद्दाख के अंदर पड़ा रहे और ये चाइना से पैसे लेकर हमारे खिलाफ ये ऐसे अनशन झूठे-मूठे अनशनों पे बैठ जाते हैं और जब कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, चुपके से रात के अंधेरे में अनशन को खत्म भी कर देते हैं। ये है दोस्तों इन सब सारा जो पिक्चर मैंने आपके सामने रख दी और आज भी भारत के अंदर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे कभी एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, जब भी हम तरक्की की बात करते हैं, ये सारे लोग पर्यावरण के नाम पर सामने रोड़े अटकाने खड़े हो जाते हैं। और भई जंगलों में सड़कें हैं, कोई भी और लाइन बिछानी हो, ये खड़े हो जाएँगे। जब कुछ नहीं था, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कितने एनजीओ तो हैं जो धर्म परिवर्तन करने में जुटे हुए हैं और कार्यक्रम क्या है? हिंदुओं की पॉपुलेशन को कम किया जाए, ताकि मोमेन्स की पॉपुलेशन जैसे ही यहाँ पर बढ़ेगी, उसके बाद तो इन्होंने जो भारत है, उसके अंदर गले काटे हैं और कभी भी भारत उसके बाद तरक्की नहीं कर सकेगा।
और इनके सामने झुककर बात करेगा। जैसे 75 साल हमने कांग्रेस को इनके सामने झुककर ही बात करते हुए देखा है, वही लैंग्वेज इनको अच्छी लगती है। जो भी इनके सामने अकड़ के खड़ा होता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। इमरान खान उसी कड़ी का हिस्सा था। वो भी बेचारा अपने देश के लिए बोलता था कि मैं उ उसको और वो भी देखने में ऐसा लगता था कि जैसे उसकी पीठ के पीछे एक सरिया रखा हो, वो झुक ही नहीं सकता था। इसीलिए उसे हटा दिया गया। और भारत में भारत में एनजीओज़ के थ्रू जो पैसा आता था, उसके लाइसेंस रद्द भी किए गए हैं। लेकिन किसी न किसी अवैध रूप से, रास्ते से भारत के जो देशद्रोही हैं, उनके पास पैसा पहुँच ही जाता है और ये लोग पैसा क्या डॉलर देखकर तो जीभ बाहर निकाल कर लारे भी निकाल रहे होते हैं, ये भी हमें दिखता है। आपने राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, फटी हुई शेरवानी इन सबको देखा होगा। ये सब क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं आपके सामने हर रोज़, लेकिन क्या इनको शर्म आती है? फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? पैसा सुप्रीम है इन लोगों के लिए, इनको और कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है। एक और जर्मन शेफ़र्ड है, आजकल जर्मनी में बैठा हुआ है। भारत के खिलाफ एक-एक वीडियो के 60 लाख रुपए लेता है, झूठ बोलने के। क्यों? उसके वीडियोज़ को पॉपुलर किया जाता है डीप स्टेट की तरफ से। मेरे पास भी कांग्रेसियों का फ़ोन आया था कि भई आप हमारे लिए भी वीडियो बना दिया करो। आप इतने वीडियोज़ बनाते हो, एक आधा हमारी तारीफ़ में भी बना दिया करो। मैं उस मिट्टी का नहीं हूँ कि कुछ पैसे लेकर मैं देश के खिलाफ कोई काम कर दूँ। ये इनको समझ आ चुकी है। आपको कब समझ आएगी और कब आप इन लोगों का बहिष्कार करना शुरू करेंगे, इनका पर्दाफ़ाश करना शुरू करेंगे, भगवान मालिक आपका। मेरा काम आपको जगाना, मैं जगाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.